नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। खास खबरों पर नजर डालते हैं। महागठबंधन के 242 उम्मीदवारों का ऐलान। पिछड़े वर्गों को 55 और अल्पसंख्यकों को 14% सीटें। लालू यादव के दोनों बेटे भी लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान में 68% आरक्षण पर उठे सवाल। विपक्ष ने लगाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप। आर्थिक रूप से पिछड़े भी आरक्षण के दायरे में। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे भारत अमेरिका। जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। आयरलैंड में प्रधानमंत्री की शीर्ष नेताओं से मुलाकात। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती फरार। दिल्ली एनसीआर में पुलिस की छापेमारी। मुख्यमंत्री ने कहा समर्पण करें भारती। और भारी बारिश से जम्मू कश्मीर और असम में जनजीवन अस्त व्यस्त। गुवाहाटी में स्कूल बंद। श्रीनगर में बाढ़ का अलर्ट। और इससे पहले कि हम खबरों में आगे बढ़ें, सीधे आपको आयरलैंड लेके चलते हैं, जहां पर पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। In India, the Irish and Indian people have formed strong bonds of affinity. Today, 26,000 Indians constitute a vibrant part of the Irish community, and the victims of the bombing of the Air India Kanishka aircraft find a resting place here. In the 30th anniversary year of that tragedy, we thank you once again for the memorial that honors them. In the pain of their unfading memory, we are also reminded of all that binds us today, our values and our aspirations, and the challenges that we all face today. India and Ireland must seek closer partnership and cooperation. India and Ireland are among the fastest growing economies of Asia and Europe. We are pleased that our bilateral trade and investment ties are growing despite global and regional uncertainties. Our economic partnership can have a strong technology focus, information technology, biotechnology, and pharmaceuticals, agriculture, and clean energy. Greater sensitivity of the European Union to India's commercial interests and challenges will help us resume discussions on India-UE broad-based trade and investment agreement. India and Ireland are ideally placed to form productive partnership to take advantage of the opportunities in the digital age. I hope that our joint working group of information technology will meet soon to chart out the roadmap for collaboration. I also hope that Ireland's visa policy will be sensitive to the requirements of India's information technology firms. तो आयरलैंड से आप पीएम मोदी का ये संबोधन सुन रहे थे और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहली खबर। बिहार चुनाव में एनडीए के खिलाफ एकजुट गठबंधन महागठबंधन ने आज अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। पटना में मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के 242 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार के मुताबिक महागठबंधन के सीट बंटवारे में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बाकी एक सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा 1-2 दिन के अंदर कर दी जाएगी। बिहार में एकजुट महागठबंधन ने बुधवार को मैदान में अपने चुनावी चेहरे उतार दिए। एक सीट को छोड़ सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया।
पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के सभी घटक दलों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि सूची जारी करने में सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ओबीसी को 55%, अनुसूचित जाति जनजाति को 15%, अल्पसंख्यकों को 14% और सामान्य वर्ग को 16% सीटें दी गई हैं। समाज के हर तबके का, हर समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। जनरल कैटेगरी से 16% उम्मीदवार हमारे हैं। बैकवर्ड क्लासेज, मैं बैकवर्ड क्लासेज बोल रहा हूं, ओबीसी ईबीसी अलग करके नहीं, पूरे बैकवर्ड क्लासेज के 55% कैंडिडेट हैं। एससी एसटी के 16% उम्मीदवार हैं। मुस्लिम्स के माने माइनॉरिटी कम्युनिटी से 14% उम्मीदवार हैं। इस मौके पर नीतीश कुमार ने बीजेपी की तीखी आलोचना भी की। नीतीश कुमार ने कहा कि उनका गठबंधन एकजुट है और जनता बीजेपी की दोहरी राजनीति का करारा जवाब देगी। उन्होंने आरक्षण विवाद पर भी बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, एक एलिट कमेटी हो, उसके हाथ में यह हो किसको आरक्षण मिले, कब तक आरक्षण मिले। देखिए कितने खतरनाक विचार। उधर बीजेपी ने एक बार फिर साफ किया है कि वो आरक्षण नीति के समर्थन में है और उसमें किसी तरह के बदलाव का विचार दूर दूर तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहता, लेकिन उसको और मजबूत करना चाहते और जो अति पिछड़े हैं और जो आर्थिक दृष्टि से भी अक्षम है, उनका भी जल्दी विकास कैसे हो, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और नालंदा जिले की राजगीर सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। ये सीट जेडीयू के खाते में है, जिसके लिए उम्मीदवार की घोषणा जल्द की जाएगी। महागठबंधन में आपसी सहमति के मुताबिक 243 सीटों में आरजेडी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 41 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन आज 381 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं और इसके साथ ही पहले दौर के लिए कुल 629 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। बीते एक हफ्ते से नामांकन का दौर चल रहा था। आज शाम पहले दौर के लिए नामांकन का काम पूरा कर लिया गया है और इस दौर के लिए 16 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया है। राज्यसभा टीवी के संवाददाता विशाल दहिया से खास बातचीत में उन्होंने आरक्षण विवाद और जातिगत राजनीति पर बेबाक राय हमारे सामने रखी। इस वक्त हमारे साथ हैं बिहार के वरिष्ठ नेता और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी। आप धर्म बदल सकते हो बेशक, लेकिन जात नहीं बदल सकते। कौन इलाका है देश का जिसमें कास्ट सिस्टम नहीं है? चुनौती जो है, इसमें मजा हमको आ रहा कि इस समय सामने है भारत सरकार। आने वाली जो भविष्य है उसका राह और रास्ता यहाँ से निकलेगा। जब हमसे नहीं निभी तो वहाँ निभेगी नहीं, और जब नहीं निभेगी तो नतीजे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव पर शरद यादव से पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 10:30 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। जी हाँ, और अब आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं इस मुद्दे पर खास चर्चा के लिए कि बिहार चुनाव में आगे अब किस तरह की तस्वीर हमारे सामने आएगी। उर्मिलेश जी, हमने देखा कि किस तरह से बाकायदा पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो बंटवारा किया गया कि किस तरह से सीटें, अलग अलग टिकटें किसको मिली हैं, लेकिन जॉइंटली पहली बार इस तरह से देखा गया किसी भी कोalition में कि पहली बार जॉइंटली सीटों का और कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट किया गया। क्या ये एक तरह से जनता को एक संदेश था कि हम एक साथ हैं और एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, कोई टूट की गुंजाइश नहीं है? मुझे भी लगता है कि ये इसका मुख्य मकसद यही है, क्योंकि हाल के दिनों में जितनी बार भी मैंने गठबंधन के नेताओं को
अपनी बात कहते देखा। आमतौर पे वो बहुत ही यूनाइटेड होकर बोल रहे हैं। और सच ये है कि इस बार न केवल अर्थमेटिक के स्तर पर या पार्टियों, जो 3 पार्टियां हैं उनके स्तर पर, संख्या के स्तर पर, बल्कि इनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। सीटों को लेकर पहले था कि पता नहीं इनका होगा कि नहीं होगा, ठीक से झगड़े भी होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अपनी सीटें सरेंडर करके भी वो यूनाइटेड एक दिखना चाहते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी कोई विवाद जी नहीं है। हाँ, लालू कोई यादव विवाद ने ये नहीं भी कह दिया कि नीतीश कुमार ही सिर्फ हाँ, होंगे। और ये भी कहा कि हमारे पास अगर ज़्यादा सीटें हमारी आती हैं तो भी वही बनेंगे। और एक और दिलचस्प बात है, देखिए जेडीयू सिटिंग जो उसके एमएलएज थे उसमें बहुत सारे एमएलएज की सीट चली गई। उन्होंने अपने जीते हुए जो विधायक थे उनको भी सरेंडर करवा दिया और कहा कि नहीं, यहाँ पे आरजेडी लड़ेगी। बल्कि लालू यादव के जो 2 बेटे लड़ रहे हैं उससे पहले वो जेडीयू की सीटें रही हैं। जी हाँ, खासकर जो तेजस्वी जहाँ लड़ रहे हैं और ये जो दूसरा जो उनका बेटा लड़ रहा है, तो ये इसका मतलब कि महागठबंधन के नेताओं में एकता तो है, और ये एकता केवल दिखावटी नहीं है, वो कहीं ना कहीं अंदर से है, क्योंकि दोनों के सामने अस्तित्व का संकट है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीतती है, उसका गठबंधन जीतता है, तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, न तो बिहार के न तो देश की राजनीति में भी उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, बिहार की राजनीति में तो समाप्त प्राय ही हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी के समर्थक ये कह रहे हैं कि बीजेपी की मजबूत पोजीशन ने इस हद तक घुटनों पे ला दिया है दोनों को कि एक जमाने में ये प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, लालू यादव भी, नीतीश कुमार भी, और अब देखिए कि बिहार बचाने की लड़ाई हो रही है। ये बात सही है, मैं भी मानता हूं कि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो आलोचक होंगे वो भी ये मानेंगे कि उसने कमाल की बढ़त दिखाई है। भाई 2 सीटों वाली पार्टी लोकसभा में आज देश का न केवल सबसे बड़ा दल है, बल्कि इतने वर्षों बाद बहुमत की सरकार चला रहा है। ठीक है जी। दूसरी बात कि राज्य में एक जमाना था जब बीजेपी को 16 विधायक, 18 विधायक, 21 विधायक हुआ करते थे। आज की तारीख में आप देखिए उनके पास कितनी बड़ी ताकत है। और पिछली बार भी जब जेडीयू और बीजेपी साथ लड़े थे तो जीतने की जो गति थी, स्ट्राइकिंग रेट जो था वो बीजेपी का ज़्यादा था विक्ट्री का। तो बढ़त उनकी जो है वो लाजवाब है, चुनावी स्ट्रेटजी उनकी बहुत लाजवाब है। जैसे ही जेडीयू लेड सरकार में मांझी थे, किस तरह मांझी साहब को उन्होंने थोड़ा अपनी तरफ मिलाया और देखते रह गए सारे के सारे। कहा जा रहा है कि दोनों दलित नेता हो सकता है एक दूसरे की ही काट कर दें, पासवान हो रहा है, और वो तो सामने दिख रहा है, जी। वो तो सामने दिख रहा है। देखिए चैलेंजेस दोनों इन गठबंधनों के सामने है, बीजेपी लेड गठबंधन और जेडीयू आरजेडी लेड गठबंधन, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक समाजशास्त्र है वहां का, उसके हिसाब से महागठबंधन के पास जनाधार ज्यादा है। अब देखना यह है कि चुनाव में बहुत सारी टेक्निक होती है, बहुत सारे हथकंडे होते हैं, उसमें कौन कितना आगे बढ़ पाता है। आप जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी की और एनडीए की रणनीति का फिलहाल स्टार प्रचारकों के नाम आ गए हैं और उसमें नंबर 2-3 पर आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि शत्रुघ्न सिन्हा जो लग रहा था कि बिल्कुल नाव से उतरने वाले हैं, वो भी न सिर्फ के नाव में वापस चढ़े हैं बल्कि स्टार प्रचारकों में शामिल उनका नाम है। क्या रणनीति आपको नजर आती है ये बीजेपी के जो स्टॉलवर्ड्स हैं इनको दोबारा लॉन्च करने के पीछे? नहीं, मुझे लगता है कि मुख्य जो स्टार प्रचारक तो नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तीसरे नंबर पर आडवाणी है, चौथे नंबर पे एमएम जोशी। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशनल एक तौर तरीका होता है सभी नेताओं को एक साथ लाने की, लेकिन जो एक अपील का सवाल है वो तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एकमात्र स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी हैं। और जैसे ही वो विदेश यात्रा से लौटेंगे उनको पार्टी और वो स्वयं बिहार के मैदान में झोंक दिए जाएंगे, क्योंकि बिहार उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के बारे में ये जरूर सभी लोग मान रहे हैं, जो बिहार से बहुत दूर बैठे हैं वो भी मान रहे हैं कि बिहार का ये चुनाव देश का चुनाव बन गया है। बड़ी रणनीति फिलहाल एनडीए की आपको क्या नजर आ रही है? कैसे जिस तरह की कास्ट इक्वेशंस बिहार में हैं, आरक्षण का मुद्दा अभी उठ गया है, इसको लेकर भी लगातार काट करने की कोशिश की जा रही है कि हमने ऐसा नहीं कहा, लेकिन एक बड़ी रणनीति के तौर पर क्या तस्वीर आपको नजर आती है? देखिए अब तक बीजेपी की रणनीति बहुत शानदार रही है, चुनावी रणनीति। मैं कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने इस गठबंधन के संभावित सहयोगियों को अपने साथ लिया, या अगर अपने साथ नहीं लिया तो जो अपने साथ नहीं आ पाए बीजेपी के, वो तीसरे गठबंधन में चले गए, तो वो भी नीतीश और लालू के गठबंधन के एक तरह से खिलाफ ही गए, या उनको उनके वोटों में डिवीजन वो करेंगे। तो ये एक सफलता थी। जो सबसे बड़ा सेटबैक बीजेपी को हाल के दिनों में लगा है एक गलती से, वो था आदरणीय मोहन भागवत जी का बयान। और जाहिर है वो बीजेपी में नहीं है, वो तो सांस्कृतिक संगठन के मुखिया हैं, और उन्होंने एक राजनीतिक बयान दे डाला, और राजनीतिक बयान दे डाला, उसका जो असर हुआ है बिहार में वो इतना जबरदस्त हुआ है कि बीजेपी के टॉप नेता सख्ते में आ गए हैं। उनको अनुमान नहीं है कि ये क्या
काउंटर प्रोडक्टिव किस तरह होगा। तो ये उनके हाथ से एक फिसल गई एक बात उनके मुंह से, और वो बीजेपी के लिए बहुत दुखदाई साबित हो रही है। लगातार लोग उसको डिफेंड किए जा रहे हैं। लेकिन लगता है कि जब तक चुनाव पूरा नहीं हो जाता तब तक कहना बहुत मुश्किल है। 8 नवंबर को ही हम जान पाएंगे कि आखिर बिहार में क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी आपका स्टूडियो में आने के लिए। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। इस वक्त हमारे साथ हैं बिहार के वरिष्ठ नेता और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी। आप धर्म बदल सकते हो बेशक, लेकिन जात नहीं बदल सकते। कौन इलाका है इस देश का जिसमें कास्ट सिस्टम नहीं है? चुनौती जो है इसमें मजा हमको आ रहा है कि इस समय सामने है भारत सरकार। आने वाली जो भविष्य है उसका राह और रास्ता यहां से निकलेगा। जब हमसे नहीं निभी तो वहां निभेगी नहीं, और जब नहीं निभेगी तो नतीजे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। शरद यादव के साथ खास मुलाकात आज रात 10:30 बजे। राजस्थान सरकार ने आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 68% कर दी है। सरकार ने गुर्जरों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को विशेष आरक्षण दिया है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के 50% के ज्यादा देने के आदेश का उल्लंघन जरूर है। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 50% आरक्षण कोटे की सीमा को पार कर लिया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को 2 अहम विधेयक पारित कर आरक्षण की सीमा 68% कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मात्र आर्थिक आधार पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इंडिया में जो कास्ट है वो क्लास भी होती है एक तरह से, तो सिर्फ जो है आर्थिक आधार नहीं चलेगा, क्योंकि आर्थिक आधार पर तो सारा इंडिया गरीब है, तो सिर्फ आर्थिक आधार पे ये दिक्कत में पड़ जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने भी राज्य सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट से इस पर रोक लगी हुई है, न्यायालय इससे सहमत नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से लोगों से राजनीति करने के लिए, लोगों को गलत संदेश देने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि हम आपके बहुत शुभचिंतक हैं, यही काम वसुंधरा राजे जी की सरकार कर रही है। राज्य सरकार ने गुर्जरों को अतिरिक्त कोटा में 5% आरक्षण और आर्थिक रूप से पिछड़ों को 14% आरक्षण दिया है, जिसके बाद अब राज्य में पिछड़ा वर्ग को 21, अनुसूचित जातियों को 16, अनुसूचित जनजातियों को 12, आर्थिक रूप से पिछड़ों को 14 और विशेष पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण मिलेगा। हमने विधि वेताओं से राय लेकर दोनों बिल जो पारित किए हैं, इसको विधि वेताओं से राय लेकर समग्र रूप से इसकी विधिक विवेचना करके और सारे विधिक पहलुओं को देखकर उसके बाद लागू किए। इसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। 2007 और 2008 में गुर्जर आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने ऐसा ही विधेयक पारित किया था। हालांकि तब ये फैसला कानून की पेचीदगियों में फंस गया। अदालत ने 2009 में इस पर रोक लगा दी थी। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी के फरार विधायक सोमनाथ भारती को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शर्मिंदगी की वजह बताया है। केजरीवाल ने कहा कि भारती को पूछताछ का सामना करना चाहिए। उधर भारती की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश भी दे रही है। घरेलू हिंसा के आरोपों में गिरफ्तारी से भाग रहे सोमनाथ भारती पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार चुप्पी तोड़ ही दी। केजरीवाल ने ट्वीट करके भारती को पुलिस के सामने पेश होने की सलाह दी। उन्होंने अपने विधायक से पूछा कि आखिर वो जेल जाने से इतना डर क्यों रहे हैं। हम अभी भी इस बात को कहते हैं कि सोमनाथ भारती जी अगर आप इनोसेंट है जैसा कि आप कहते हो और पार्टी इस बात को कहीं ना कहीं मानती है, तो आप खुलकर सामने आइए। आप गिरफ्तारी से बिल्कुल मत डरिए, आप अपना पक्ष रखिए। विपक्षी दलों ने सोमनाथ भारती के बहाने आम आदमी पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई। फर्जी कानूनी डिग्री वाले कानून मंत्री थे, उनके ऊपर जो है चार्जशीट तक फाइल अब होने वाली है, वो भी अभी भी इनकी पार्टी के अंदर है। सोमनाथ भारती भी अभी भी इनकी पार्टी के अंदर है और ये कहते हैं कि हम सबसे ईमानदार पार्टी है। तो 420 का केस, फर्जी कानूनी डिग्री, वाइफ बीटर्स, ऐसे लोगों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। क्या इस तरह के लोग अगर इस तरह की पार्टी में रहेंगे और वो महिलाओं पे अत्याचार का उन्होंने जो मुद्दा बनाया था, यहाँ तो साफ साफ नजर आ रहा है कि महिलाओं पे किस तरह से वो अत्याचार कर रहे हैं और किस तरह से अत्याचार करते आए हैं और अभी भी संभलने का नाम नहीं ले रहे। सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने केजरीवाल की सलाह को देरी से उठाया गया कदम बताया।
ट्वीट के बारे में पता चला एंड 3.5 महीने के बाद ही सही हमारे रेस्पेक्टेड ऑनरेबल जो सीएम हैं उन्होंने इस मैटर को नोट किया और इसके बारे में बात की, तो आई एम ग्रेटफुल टू द सीएम फॉर दैट। दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। फरार विधायक को खोजने के लिए पुलिस ने उनके 2 सहयोगियों से भी पूछताछ की। सभ्य नागरिक को कानून की इज्जत करनी चाहिए और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि माननीय सोमनाथ भारती कानून की इज्जत करेंगे और पुलिस के साथ में कोऑपरेट करेंगे। सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने घरेलू हिंसा और जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज कराया था। भारती की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम में लगातार हो रही बारिश से फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राजधानी गुवाहाटी के कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर जम्मू कश्मीर में सोमवार से हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। गुवाहाटी की इन सड़कों पर गाड़ियों की जगह नावें चल रही हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने गुवाहाटी के कई इलाके पानी में डुबो दिए हैं। राहत और बचाव के लिए राज्य आपदा नियंत्रण बल को उतारना पड़ा। पंप के जरिए पानी निकालने की कोशिशें जारी हैं। गुवाहाटी में बुधवार को स्कूल भी बंद रहे। अगले 24 घंटे में राज्य में और बारिश होने की आशंका जताई गई है। अभी हालत ऐसा हो गया, माने पीने वाला पानी भी नहीं मिल सका है। अभी खाने वाला चीज नहीं है घर में, लेकिन सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। इस साल असम 2 बार बाढ़ की चपेट में आ चुका है। राज्य में करीब 15 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हुए और करीब 50 लोगों की जान चली गई। इसलिए ताज़ा बारिश ने राज्य में फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। उधर जम्मू कश्मीर में सोमवार से हो रही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। राज्य में झेलम नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। लगातार बारिश से जम्मू श्रीनगर सड़क कई जगहों पर धंस गई है। कई घंटे की कोशिशों के बाद बुधवार को इसे फिर से शुरू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिनों की विदेश यात्रा में आयरलैंड के बाद अगला पड़ाव उनका अमेरिका है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका दूसरा अमेरिकी दौरा है। इस दौरान आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा में सहयोग से जुड़े समझौते होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से बातचीत के पहले हालांकि दोनों देशों के विदेश मंत्री कई समझौतों पर पहले ही सहमति बना चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार की देर रात अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। उनकी यात्रा के एजेंडे की कामयाबी के लिए दोनों देशों के बीच मंगलवार को अहम रणनीतिक और वाणिज्यिक बातचीत हुई। वॉशिंगटन डीसी में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने भविष्य की राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की रणनीति का खाका तैयार किया। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग इसका प्रमुख एजेंडा रहा। We have agreed to step up our cooperation in fighting the menace of terrorism. We have recognized the threat posed by Lashkar-e-Taiba and other groups operating from safe havens in our region, and the need for Pakistan to bring to justice the perpetrators of the 2008 Mumbai attacks. We have concluded a very significant memorandum of understanding on energy security, climate change, and clean energy. India's commitment to reach 175 gigawatts of renewable energy by 2022 is the world's most ambitious target in the area of renewables. इस दौरान आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका की उपलब्धियों का फायदा उठाने पर भी बात होगी। भारत का मकसद अमेरिका से निवेश हासिल करने के साथ साथ उद्योगपतियों को भारत में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करना भी होगा। One of the primary objectives of the Prime Minister's visit to America is to get more foreign direct investment and make the Make in India program a huge success. American collaboration with that program in terms of skills, in terms of technology and in terms of investment is very, very crucial. And I expect the Prime Minister's visit to lay new benchmarks really for our engagement with the United States. प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ शिखर वार्ता होनी है और साथ ही वो संयुक्त राष्ट्र में सतत विकास सेना पर संयुक्त राष्ट्र की शिखर वार्ता को भी संबोधित करेंगे। उनके एजेंडे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बारे में अपने पक्ष को मजबूती से रखना भी शामिल है। प्रधानमंत्री का भारतीय मूल के लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।